से आप चीजों को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर ब्राउन में बहुत सारा डिफरेंस है। लैंड क्या होगा, ये क्या था हमारा ब्राउन, ये तो कलर दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ब्राउन हमारा ओशन से ही हमारा जमीन बाहर है। हो सकता है कि इन द फ्यूचर इफ देयर विल बी ऑक्यूरेंस ऑफ द अर्थ कोई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी। तो आज के इस वीडियो में हम सोशल साइंस क्लास 6 का सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं और किस तरह से ये एक कोऑर्डिनेट्स की तरह काम करते हैं हमारे ज़मीन पर मौजूद किसी भी लोकेशन को फाइंड करने में, और किस तरह से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है हमारे क्लाइमेट जोन को और टाइम जोन को डिवाइड करते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग कॉन्टिनेंट में जो टाइम डिफरेंस होता है वो क्यों होता है। अभी हमारे अफ्रीका में अलग टाइम होगा, यूरेशिया में अलग टाइम होगा, साउथ अमेरिका में अलग टाइम होगा। तो ऐसा क्यों होता है, इन तमाम चीज़ों को हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप चाहें तो जाकर के अभी देख सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है ओशन एंड द कॉन्टिनेंट्स। सबसे पहले हम ये देखेंगे इस चैप्टर में कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे ओशन और कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि ओशंस और कॉन्टिनेंट्स के क्या क्या नाम है और वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरह से हाउ द ओशंस एंड द कॉन्टिनेंट इम्पैक्ट ऑन द अर्थ लाइफ्स, या फिर इंक्लूडिंग ह्यूमंस, यानी कि हमारी जिंदगी में या फिर अर्थ पर मौजूद तमाम जो जिंदगियां हैं उस पर किस तरह से ओशन और कॉन्टिनेंट्स का हाथ होता है या फिर किस तरह से इम्पैक्ट डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट पेज से, जो यहाँ पर एक डेफिनेशन दिया हुआ है ओशंस का, ठीक है। सबसे पहले हम कवर करेंगे कि ओशन क्या होता है, ओशन का डिस्ट्रीब्यूशन और उसका नाम, उसके बाद उसका इम्पैक्ट, देन वी विल गो ऑन द continents. Okay, let's start our the first topic, which is oceans. Okay, the ocean is everything. It's covers 7/10 of the terrestrial globe. Its breath is pure and the healthy. क्या बोलना चाह रहा है इस डेफिनेशन के में, बोल रहा है कि ओशन इज एवरीथिंग हमारे ग्लोब में। ग्लोब क्या होता है मैंने डिस्कस किया है फर्स्ट चैप्टर में, आप चाहें तो उसे अभी देख के आ सकते हैं, ठीक है। तो ओशन क्या है, सब कुछ है हमारे ग्लोब में। किस तरह से अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इट्स कवर 7/10 ऑफ द टेरेस्ट्रियल ग्लोब। टेरेस्ट्रियल ग्लोब क्या होता है, ऐसा ग्लोब जो हमारी नेचुरल फीचर्स को शो करता है। जैसे ये हमारा टेरेस्ट्रियल ग्लोब, इसमें क्या है हमारा ओशन, कॉन्टिनेंट, सब कुछ क्या है फिजिकली दिख रहा है, ठीक है। पॉलिटिकली नहीं दिख रहा, हम नहीं देख पा रहे कि इसका नाम इंडिया है, ये जो है हमारा अरबियन कंट्रीज है, ये हम नहीं देख पा रहे। ये क्या है, हमें सिर्फ दिख रहा है कि जमीन है और ओशन है। तो ये क्या है हमारा एक तरह से टेरेस्ट्रियल क्या है ग्लोब है, अंडरस्टूड। क्या बोल रहा है, ब्रेथ इज प्योर एंड हेल्दी। जिस तरह से हमारे कॉन्टिनेंट्स में बहुत सारे पोल्यूशन है और यहाँ का जो ऑक्सीजन में या फिर यहाँ के एटमॉस्फेयर में जितने भी गंदगी या फिर पोल्यूटेंट्स मौजूद है, हमारे ओशन में ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि इमेंस डेजर्ट, इट्स क्या बोल रहा है कि जो हमारा ओशन है वो एक डेजर्ट की तरह मालूम होता है। डेजर्ट कैसा होता है, दिखने में कुछ भी नहीं दिखता है, एकदम सन्नाटा दिखता है। उसी तरह से ओशन भी क्या है, डेजर्ट की तरह दिखता है। वेयर इन द मैन इज नेवर लोनली, जैसा कि हमारा डेजर्ट में क्या होता है कि इंसान अकेला होता है, वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं दिखता है सिवाय तन्हाई के। मगर जो हमारा ओशन है, ओशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इंसान के इर्द गिर्द बहुत लातादार क्रिएचर मौजूद होता है, ठीक है। मरीन लाइफ होता है, ठीक है, मरीन फ्लोरा फाउना बहुत सारा होता है। ये क्या होता है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। फॉर द फील्स स्टेयरिंग ऑल अराउंड, यानी कि उसे कोई आदमी या फिर कोई जिंदगी उसे घूर रही है, उसे फील होता है, ठीक है। तो ओशन इज द वास्ट रिजर्वर ऑफ द नेचर। ओके, ओशन क्या है, वास्ट रिजर्वर है, किस चीज का, नेचर का। इसमें क्या है, जानदार हैं, पेड़ पौधे हैं, तमाम चीजें मौजूद है। और ये कितना कवर किया है, हमने यहाँ पर पढ़ा था 7/10, यानी कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को 7 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। हमारे अर्थ को 10 हिस्सों में पहले डिवाइड करते हैं और उसका जो 7 हिस्सा जो हमारा भरा होगा वो क्या होगा, हमारा ओशन से घेरा होगा, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, द ग्लोब बिगेन विद द ओशन। जूल्स वर्न कहते हैं कि हमारा जो ग्लोब था उसकी शुरुआत ही हुई थी ओशन से। एंड हूज नोज, और कौन जानता है, इट विल नॉट एंड विद इट, और कौन जानता है कि हमारा जो ओशन से ही हमारा जमीन का खात्मा हो सकता है कि इन द फ्यूचर जो हमारी दुनिया जब खत्म होने वाली होगी तो हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स होंगे तो ओशन में सिंक कर जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट डेफिनेशन। चलिए पढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ, ठीक है। लेट अस रिटर्न टू द टॉपिक और ग्लोब रोटेट इट्स सेंटरली। क्या बोल रहा है कि हम अपने ग्लोब को देखते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं, ग्लोब क्या होता है सब कुछ हम देख चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और लुक एट द पिक्चर of the earth seen from the moon. Where is the most widespread color you see? Blue obviously, but what does it represent? You must have suggest the answer. It is water. क्या बोल रहा है कि जब भी हम मून से, ये जो पिक्चर लिया गया सैटेलाइट से मून से लिया गया, ठीक है, तो इसको जब हम देखते हैं तो हमें सबसे ज्यादा कौन सा कलर दिखता है, ब्लू कलर दिखता है। बट व्हाट इज रिप्रेजेंट, जो ब्लू कलर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू कलर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो क्या करता है, ओशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ओशन के माने क्या है, पूरा पानी, यानी कि पूरा पानी को ही रिप्रेजेंट करता है। दैट्स मीन द मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज एक्चुअली कवर्ड विद द वाटर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो अर्थ है वो एक्चुअली किस चीज से कवर है, वाटर से कवर है। क्योंकि हम जब दूर से देख रहे हैं, मून से देख रहे हैं, तो क्या दिख रहा है हमें कि पूरा ब्लू ब्लू सिर्फ वाटर ही दिख रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट 3/4, यानी कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट का हम पहले 4 हिस्सा करेंगे तो उसका जो 3 हिस्सा है हमारा कवर्ड है,
किन चीजों से कवर्ड है? हमारा ओशियन से कवर्ड। इसको हम लोग बोलते हैं 3/4 ऑफ द सरफेस। इनफैक्ट दैट्स व्हाई वी सीन फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर मोस्टली ब्लू। और इसलिए क्या है, हमारा जो अर्थ होता है वो कैसा रिप्रेजेंट होता है? ब्लू कलर का दिखता है। इंडीड अर्ली एस्ट्रोनॉट्स लविंग कॉल्ड द अर्थ ब्लू प्लैनेट। और इसलिए जो है हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स जो हैं हमारे अर्थ को क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इफ वी सी द अर्थ फ्रॉम द मून व्यूज वी विल सी द आवर अर्थ इज टोटली ब्लू। दैट इज द व्हाई द अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। ओके, द लार्जेस्ट बॉडीज we see on the globe are the oceans। oceans क्या होते हैं? मैंने कब से oceans लगा रखा है। oceans क्या होते हैं? the largest water bodies, जो हमारे जमीन पर मौजूद जो water bodies है, जो सबसे बड़ा water bodies जो दिखता है हमें, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ocean बोलते हैं। ठीक है, understood? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। but the picture of the earth you can see at least one another color which is brown। क्या बोल रहा है कि जब हम ग्लोब देख रहे हैं तो इसमें हमें सिर्फ ब्लू कलर दिख रहा था, बट एक और कलर था जो हमें थोड़ा बहुत दिख रहा था, जो क्या था? हमारा ब्राउन कलर। ये देखिए, ये जो कलर दिख रहा है हमें, ये क्या है? थोड़ा सा ब्राउन कलर है ना, वो क्या है उसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, द कलर इज दैट लैंड विच कवर्ड अ लिटिल ओवर 1/4 ऑफ द ग्लोब। हमने क्या पढ़ा था कि ओशियन जो है हमारा कितना है? 3/4 कवर, यानी कि 3 हिस्सा जो है हमारा, किसी भी एक हिस्सा का हम 4 हिस्सा में डिवाइड करेंगे और उसका 3 हिस्सा जो है क्या है? हमारा ओशियन है। ठीक है, और एक हिस्सा जो है हमारा क्या है? लैंड से कवर है। ठीक है, समझ में आ गया? ग्लोब, अ लार्ज बॉडी ऑफ द लैंड इज कॉल्ड लैंड मास। जो हमें ये ब्राउन दिख रहा है, ये जो ब्राउन जो लार्ज बॉडी दिख रहा है लैंड का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लैंड मास बोलते हैं। आप यहाँ से आप चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ पर टर्म में बहुत सारा डिफरेंस है। लैंड क्या होता है, लैंड मास क्या होता है, कॉन्टिनेंट क्या होता है, तीनों अलग अलग चीजें, आप उसे ध्यान से पढ़िएगा। लैंड क्या है? एक खुश्क बॉडी है, खुश्क चीज है। ये लैंड हो गया हमारा क्या? खुश्क है, छोटा सा है, खुश्क है, ओशन नहीं है। लैंड मास किसे बोलेंगे? लार्ज बॉडी ऑफ लैंड, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लैंड मास बोलेंगे। एंड व्हाट आर द कॉन्टिनेंट्स? लार्ज कंटिन्यूअस एक्सपेंशन ऑफ द लैंड, यानी कि हम लैंड को आहिस्ता आहिस्ता चलते जाएं, आगे चलते जाएं, खत्म ना होने, बहुत बड़ा, उसको हम बोलेंगे कॉन्टिनेंट। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लैंड मास एंड द कॉन्टिनेंट्स एंड द लैंड। ओके, यू हैव टू नो ऑल दिस डिफरेंस। ओके, सो जस्ट मूव ऑन। Both ocean and the continent play a vital role in shaping the climate of the earth। क्या बोल रहा है कि हमारे क्लाइमेट को, हमारे जो जमीन है, हमारा जो अर्थ है, उसका क्लाइमेट को शेप करने में, क्लाइमेट को बनाने में हमारा ओशन और जो कॉन्टिनेंट है बहुत ही क्रूशियल या फिर वाइटल रोल प्ले करता है। हाउ? वी विल डिस्कस इन फर्दर वीडियो। ओके, दे अफेक्ट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग ऑल द प्लांट एनिमल, देयरफॉर द ह्यूमन लाइफ टू। क्या बोल रहा है कि ये जो हमारे ओशन और कॉन्टिनेंट्स है वो हमारे जिंदगी की और हमारे आसपास जितने भी सराउंडेड लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबकी जिंदगी को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। वी सी देयर इम्पैक्ट थ्रू आउट आवर द हिस्ट्री एंड द कल्चर एंड इन आवर डेली लाइफ्स। क्या बोल रहा है कि हमारी हिस्ट्री में भी ओशन और कॉन्टिनेंट हमारी जिंदगी पर असर किए हैं और आज भी हमारी जिंदगी पर इसका असर होता चला आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे, अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने ये सिर्फ ये डिस्कस किया कि कॉन्टिनेंट और ओशन क्या होते हैं। अब हम इनके डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर एंड द लैंड ऑन द अर्थ, यानी कि हमारे अर्थ पर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी किस तरह से बटे हुए हैं हमारा जमीन और पानी, किस तरह से आपस में बटा हुआ है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, as it's happened ocean and the continent are not distributed equally between the northern and the southern hemisphere। क्या बोल रहा है कि हमारा जो अर्थ है वो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में दो हिस्सों में अगर हम उसे बांट दें तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वाटर का और ओशन का वो इक्वल नहीं है दोनों में। ठीक है, किसी हेमिस्फीयर में लैंड जाता है तो किसी हेमिस्फीयर में वाटर जाता है। ठीक है, पढ़ेंगे हम किस तरह से। अब अगर आपको ये नहीं मालूम है कि हेमिस्फीयर क्या होता है, सदर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, तो मैंने फर्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस किया है डिटेल्ड, आप चाहे तो उसे जाकर के अभी देख सकते हैं। ठीक है, let's examine the two map. Here the two blue areas consist of the oceans along their smaller extensions। okay, क्या बोल रहा है कि ये जो इस मैप में ये जो दो सर्कल दिख रहे हैं, इसमें जो ब्लू जो लाइन दिख रहा है, हमें जो ब्लू कलर दिख रहा है वो क्या है? हमारा ओशियन है। क्या लिखा है? along with their small extension। क्या बोलना चाह रहा है कि देखिए हमारे ये जो लैंड है, लैंड में भी छोटा छोटा क्या है, यहाँ पर ये देखिए छोटा सा ये अंदर में एक्सटेंड किया हुआ है, यहाँ पर देखिए छोटा सा एक्सटेंड किया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है, ये सब क्या है? ओशियन का पार्ट है, इसे बोला है इसका एक्सटेंशन है। अब इनके नाम क्या है? ये तो हमारा ओशियन है, जो बड़ा वाला पार्ट हमें दिख रहा है वो ओशियन है, बट इसके अंदर जो छोटा छोटा कट के जो गया है उसका नाम क्या है? इसका नाम हो सकता है सी हो सकता है, इसका नाम बे हो सकता है, इसका नाम गल्फ हो सकता है। हाउ दे आर द डिफरेंस, हाउ दे आर डिफर फ्रॉम द ओशियन, हाउ द सी इज डिफर फ्रॉम ओशियन, वी विल डिस्कस इन द फर्दर वीडियो। ओके, सबसे पहले आगे बढ़ेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले हमारा जो सवाल जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था उसको हम पहले देखेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं उसको हम पहले करेंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में नहीं पढ़ा है, उसका एक बार स्मॉल टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है,
व्हाट आर द सर्कल लाइंस इन ईच मैप कोल्ड। अब क्या बोला है, ये जो हम ये जो मैप देख रहे हैं, इस मैप में जो सर्कल है, ये जो सर्कल लाइन दिख रहा है ना, हल्का हल्का सा लाइट सा, उसका क्या नाम है। तो याद करिए, मैंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला जो चैप्टर था उसमें पढ़ाया था, ये जो लाइन्स है उसे हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड या फिर पैरेलल्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर हमने दिया, ठीक है। एंड डू यू नो दैट व्हाट द लाइन्स रेडिएटिंग आउट टू पोल्स। क्या बोल रहा है कि ये जो लाइन्स है, ये पोल्स यहाँ से जो शुरू हो रहा है और उस पोल तक जा रहा है, इस लाइन को क्या बोलते हैं। तो याद है मैंने बताया था कि इस लाइन को, वो लाइन जो दोनों पोल्स को आपस में ज्वाइन करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड या फिर मेरिडियन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हिंट, उसका बाद यह बताया है कि हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था, ठीक है। विच हेमिस्फीयर होल्ड मोर वाटर। अब इस फोटो को देखिए ध्यान से और अपना लॉजिक से बताइए कि किस हेमिस्फीयर में वाटर जो है ज्यादा है। ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये नदर्न हेमिस्फीयर है और ये हमारा है सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब आई एस्टिमेशन से हमें क्या मालूम चलता है कि किस हेमिस्फीयर में ज्यादा पानी है। तो ऑब्वियस आंसर है कि सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा पानी है, ठीक है। तो ये आंसर भी हमने दे दिया। उसके बाद व्हाट डू यू थिंक कुड बी द अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शन ऑफ वाटर टू लैंड इन द नदर्न हेमिस्फीयर। बोल रहा है कि नदर्न हेमिस्फीयर में वाटर और लैंड का प्रोपोर्शन क्या है। तो मान लीजिए कि इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे करके बीचों बीच डिवाइड कर देते हैं और इस सारे लैंड को एक साथ लेके चले जाते हैं। तो हमें जो प्रोपोर्शन मिलेगा लैंड और वाटर का, अप्रोक्सीमेटली 40% हमारा मान लीजिए लैंड है, तो 60% हमारा क्या होगा, हमारा ओशियन होगा, ठीक है। और फिर सेम क्वेश्चन है कि सदर्न हेमिस्फीयर में जो है हमारा, सदर्न हेमिस्फीयर में कितना होगा। तो अगर हम इस पोर्शन को अगर हम ऐसे किए तो इतना टोटल जो है हमारा आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो जो हमारा लैंड पोर्शन है वो हमारा 20% हो जाएगा और ओशन पोर्शन जो होगा हमारा 80% हो जाएगा। इट इज टू इजी टू डिटरमाइन, ओके। एस्टिमेशन से ही हमें मालूम चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द ऑल दैट द ओशन कनेक्टेड with one another are these separation between them। क्या बोल रहा है कि ये जो ओशियंस हैं, ये जो ओशियंस दिख रहे हैं हमें, ये यहाँ पर देखिए, ये जो ओशियन जो हमें बीच बीच में लाइन दिख रहा है, अलग अलग कलर शेड दिख रहा है, तो क्या ये ओशियन आपस में ऐसे अलग है। द आंसर इज नॉट, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि ये जो सारे ओशियन है वो पूरा पानी की तरह, पानी एक ही है, ठीक है। बस हमने क्या किया है, अलग अलग इलाका के बुनियाद पर क्या किया है, सेपरेट किया है, ठीक है। तो इनके जो पानी है आपस में मिक्स भी होते हैं, सब कुछ होता है आपस में, ठीक है। ये दोनों आपस में बिल्कुल भी सेपरेट नहीं है, ये क्या है, सब मैन मेड लाइंस, ओके। हमने ये पढ़ा, ठीक है। इस वीडियो में यहाँ पर प्रीवियसली हम एक चीज हमने देखा था कि सी क्या होता है, गल्फ क्या होता है, बे क्या होता है और ये किस तरह से हमारा क्वेश्चन से डिफर है। इसको हम छोटा छोटा जो टर्म है इसको पहले समझ लेंगे, ठीक है। अ लार्ज बॉडी ऑफ सलाइन वाटर पार्शियली इनक्लोज्ड बाय लैंड। क्या बोल रहा है कि एक हमारा ये मान लीजिए हमने बोला ये हमारा इंडिया है, ठीक है। चलिए ये वाला पीपीटी खोलते हैं, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा क्या है, इंडियन ओशियन था। अब सी और ओशियन में क्या फर्क होता है, सी जो होता है हमारा बीचों बीच और बहुत वास्ट होता है, ठीक है। बट हमारा ओशियन जो होता है हमारा बहुत वास्ट होता है। जो हमारा जो सी होता है वो इनक्लोज्ड विथ लैंड या फिर कोस्टल एरिया से क्या होगा, मैच्ड होगा। तो ये इलाका हमारा क्या कहलाएगा, सी कहलाएगा। तो ये हमारा ये जो सी है ये हमारा बे ऑफ बंगाल है और ये क्या है, हमारा अरेबियन सी है, ठीक है। तो ये अलग अलग दोनों क्यों है और बे क्या होता है और सी क्या होता है। सी मैंने बताया कि जो पार्शियली मतलब एक साइड से क्या होंगे, एक साइड से उसका जो हमारा जो ओशियन का पानी जो टच करेगा कोस्टल लाइन से, यानी लैंड से जब टच करेगा तो उस इलाकों को हम बोलेंगे, कुछ इलाका पर्टिकुलर इलाका को हम बोलेंगे सी बोलेंगे। और जो बे होता है थोड़ा सा डीपर होता है सी से, ये भी वही होता है, सी की तरह होता है, बट ये क्या होगा, थोड़ा सा ब्रॉड होगा और क्या होगा, कवर्ड में होगा। जैसे में हमारा जो बे ऑफ बंगाल है, ये देखिए जो इनलैंड में होगा, यानी कि हमारा जो जमीन है, जमीन को कुरेदते हुए थोड़ा अंदर जाएगा और एक कर्व लैंड बनाएगा, उसमें जो पानी रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं बे बोलते हैं। और हमारा गल्फ क्या होता है, गल्फ होगा बहुत ज्यादा होता है, जमीन के अंदर चल जाता है। जैसे ये हमारा जो है गल्फ ऑफ कल्फ जो है यहाँ पर ये देखिए ध्यान से देखिए, ये वाला जो है हमारा, तो ये इसमें जो हमारा इंडियन ओशन का पानी है या फिर अरेबियन ओशन का पानी है, हमारा अरेबियन सी का पानी है, बहुत अंदर तक गया है, तो ये हमारा होता है गल्फ। उम्मीद है आप लोगों को ये तीनों समझ में आ गया होगा, गल्फ समझ में आ गया, बे समझ में आ गया, सी समझ में आ गया, ये किस तरह से ओशन से अलग है हमने ये भी पढ़ा। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में एक बार पिन कर सकते हैं, मैं कमेंट में या फिर उसके लिए एक न्यू वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द ओशंस टुगेदर होल्ड द मोस्ट वाटर अवेलेबल ऑन द प्लैनेट, बट दिस इज द सी वाटर इज सलाइन अनफिट फॉर द कंज्यूमिंग बाय द मोस्ट लैंड एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमंस। क्या बोल रहा है कि हमारे जमीन पर 97% वाटर जो है सलाइन है, ठीक है। अभी हम प्रोपोर्शन में थोड़ा अंदर डीपली बाद में जाएंगे, पहले समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। कि हमारे अर्थ पे हमने देखा कि 7/10 क्या है, हमारा वाटर ही मौजूद है, ठीक है। इतने सारे जो होता है वाटर मौजूद होने के बावजूद भी ये जो है हमारा कंज्यूम करने के लायक नहीं है, बिकॉज द वाटर ऑफ द ओशन इज सलाइन एंड विच इज अनफिट
for the consumptions by the humans or the animals. Okay, they will die if they started consuming the water of the sea or the oceans. Okay, on the other hand, the fresh water the makes up the very small proportion of the planet's वाटर रिसोर्सेज। मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे जमीन पर जितने भी पानी है उसका, मान लिया हमारी जमीन पर 100% पानी है, ठीक है, तो उसका 97%, ठीक है, 97% जो है ओशन वाटर यानी कि सलाइन वाटर है। इट्स मीन कि हमारे 100% वाटर में से 97% वाटर वी कांट ड्रिंक। ओके, तो हमारे पास बचता है कितना, 3% वाटर। अब 3% वाटर ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, ग्लेशियर में, रिवर में, लेक में, एटमॉस्फेयर में और ऑल्सो अंडरग्राउंड या फिर ग्राउंड वाटर भी इसे बोलते हैं। अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है, वो पानी जो हमारे जमीन के अंदर मौजूद होता है जिसे हम हैंडपंप या फिर मोटर से निकालते हैं, ठीक है। ग्राउंड एटमॉस्फेयर वाटर क्या होता है, एटमॉस्फेयर वाटर इसको बोल रहे हैं कि जो हमारा वाटर एवोपरेट होता है, हमने साइंस में पढ़ा है कि वाटर एवोपरेट होकर हमारे एटमॉस्फेयर में आता है, जिसे हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, वो क्या है, हमारा वाटर ही है, अलग फॉर्म में, ठीक है। ग्लेशियर और लेक में पानी है, तो 3% में है, मोर देन 2% हमारे फॉर्म में है, ग्लेशियर फॉर्म में, जो कि अंटार्कटिका और आर्कटिक रीजन में। तो वी विल आल्सो नॉट बी एबल टू ड्रिंक द ग्लेशियटिक वाटर, सो वी हैव ओनली लेस देन 1% वाटर व्हिच आर वी कैन कंज्यूम फॉर द ड्रिंकिंग। समझ पा रहे, तो कितना कम है हमारे पास, लेस देन यानी कि 1% से भी कम है हमारे पास पानी, ड्रिंकिंग वाटर। दैट्स व्हाई वी से सेव वाटर, ठीक है। थिंक, अब इसमें एक बात बताया, ये सवाल है, ठीक है, इफ there is such abundance of the water on the planet, why there is so much talk about the water scarcity or the water crisis? क्या बोला कि हमारे जमीन में इतना सारा पानी मौजूद है, हमारा जमीन जो है 7/10 जो है हमारा वाटर से जब घिरा हुआ है, तो हम क्यों वाटर स्कैर्सिटी और फिर क्राइसिस का मतलब होता है वाटर की या फिर किसी भी चीज की कमी को हम बोलते हैं। वाटर स्कैर्सिटी का क्यों हम बात करते हैं, वाटर क्राइसिस का बात क्यों करते हैं, बिकॉज वी हैव ओनली लेस देन 1% वाटर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, बस इतना ही पानी है हम जो ड्रिंक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट वे द सेव वाटर। अब क्या बोल रहा है कि क्या क्या तरीका है जिससे आप क्या है सेव वाटर कर सकते हैं। मान लीजिए हम बात करने गए, नहाने गए, तो हम शावर का इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल ना करके हम क्या करें, बकेट का इस्तेमाल करें, जिससे हम बहुत ही लिमिटेड पानी डाल सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा वेस्ट पानी होता है उसे हम ड्रेन करने से अच्छा है उसको हम रिस्टोर करके प्लांटेशन में इस्तेमाल करें, इरीगेशन के तौर पर इस्तेमाल करें। पाइप वगैरह से जो हम गाड़ियाँ या फिर कार वगैरह धोते हैं, पाइप्स का इस्तेमाल ना करें, बकेट का इस्तेमाल करें। देयर इज अ लॉट्स ऑफ वे टू सेव वाटर। आप ये चीज जानते हैं, आपने पढ़ा भी है, बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। Which one have you seen the practice at home? अब क्या क्या अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, अब स्कूल में क्या क्या कर सकते हैं, विलेजेस और टाउन सिटी में किस तरह से अपने पानी को बचा सकते हैं, इसका हम बात करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती होगी। ये वीडियो अगर आप लोगों को अभी तक अच्छी लग रही है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और इस तरह के कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस को अब हम पढ़ेंगे। इतनी देर से हमने क्या पढ़ा, क्वेश्चंस पढ़ा, कॉन्टिनेंट्स पढ़े, ठीक है, बहुत सारे चीज पढ़े हैं, नेम्स पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे ओशन का डिस्ट्रीब्यूशन और उसके नाम क्या क्या है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे ओशन को 5 हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। सबसे बड़ा होता है हमारा पैसिफिक ओशन, ठीक है। पैसिफिक ओशन जो होता है हमारा दुनिया का या फिर हमारे अर्थ का सबसे बड़ा ओशन जो होता है, हमारा नाम है पैसिफिक ओशन, जिसको हम लोग इंडिकेट कर किया है पी से, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। उसके बाद अटलांटिक ओशन, उसके बाद इंडियन ओशन। जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं हम ओशन छोटा होते चला जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको पैसा से इंडिकेट कर सकते हैं, PAISA, P फॉर पैसिफिक ओशन जो सबसे बड़ा है, A फॉर अटलांटिक ओशन जो उससे छोटा है, I फॉर इंडियन ओशन जो उससे छोटा है, S फॉर सदर्न ओशन जो उससे भी छोटा है और सबसे छोटा है हमारा आर्टिक ओशन। तो इस तरह से क्या है, आप 5 ओशन के नाम भी याद कर सकते हैं और कौन किससे कितना बड़ा है ये भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। Although we have listed the 5 oceans, it's clear from the map that they are not really separated. The lines that divide them on the map are no more than convention. Okay, the natural world does not follow such a boundary. क्या बोल रहा है कि ये जो हमारा ओशन था, ये 5 ओशन जो हम देख रहे हैं, क्लियरली क्या है, वाटर जो है एक दूसरे के मिल रहे हैं, एक दूसरे से मिक्सअप हो रहे हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मिक्सअप हो रहा है। ये जो है हमारे कन्वेक्शन जो हमारा जो हमने जो लाइन दिया है, जो बाउंड्री हमने दिया है, वो उसको फॉलो नहीं करता है। नेचर जो बोलता नहीं है कि हम इंडियन ओशन का पानी है, हम अटलांटिक में नहीं जाएंगे, या फिर हम अटलांटिक का पानी है, पैसिफिक में नहीं जाएंगे। सारे ओशन एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, मिलते हैं, ठीक है। फिर हम ये भी देखते हैं लोकेशन। तो जो हमारा अटलांटिक ओशन है वो सराउंडेड है किससे, साउथ अमेरिका, यूरेशिया, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका के दरमियान जो है हमारा क्या है, अटलांटिक ओशन है। पैसिफिक ओशन है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि पैसिफिक ओशन 2 क्यों है, तो एक्चुअली में आप लोग ये ध्यान दीजिए कि पैसिफिक ओशन 2 नहीं है, बल्कि ये जाके पीछे से आपस में मिला हुआ है, ये बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। उसके बाद एक आर्टिक ओशन जो हमारे नॉर्थ पोल की तरफ है, ठीक है। नॉर्थ पोल क्या होता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया है, आप जाके उस वीडियो में एक बार देख लें अगर आपने नहीं देखा तो। उसके बाद है सदर्न ओशन, इसको हम लोग सदर्न ओशन या फिर एंटार्क्टिक ओशन भी बोलते हैं, ये जो हमारा साउथ में है। और एक हमारा क्या है, इंडियन ओशन, जो जिसके नॉर्थ में इंडिया है, ठीक है, वेस्ट में अफ्रीका है, ठीक है, ईस्ट में क्या है हमारा ऑस्ट्रेलिया है और साउथ में क्या है हमारा एंटार्क्टिका, ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, लुक एट द 5 ओशियंस एंड द टेबल मार्क हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। अभी ये क्या बोल रहा है कि ये जो 5वां हमारा जो ओशन है उसमें हम लोग टिक करना है
कि किस किस में। सबसे क्या है हमारा पैसिफिक ओशन, वो किस में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या फिर सदर्न हेमिस्फीयर में है। सो बैक टू द मैप, पैसिफिक ओशन ये हमारा लाइन है, ये हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड है, मैंने बताया था। इसके ऊपर नॉर्थ होता है, इसके नीचे क्या होता है, साउथ होता है। तो पैसिफिक ओशन हमारे नॉर्थ में भी है, हमारे साउथ में भी है। ओके, तो वी विल टेक इन बोथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट आवर अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन में आएंगे। अटलांटिक ओशन फिर से ये ऊपर में नॉर्थ में भी है और नीचे में साउथ में भी है, तो हम इसमें भी टिक करेंगे और इसमें भी टिक करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इंडियन ओशन। इंडियन ओशन कहाँ कहाँ है, देखिए हमारा इंडियन ओशन थोड़ा सा नॉर्थ में भी है, ज्यादा हिस्सा इसका साउथ में है, मगर नॉर्थ में भी सब कुछ पर्टिकुलर हिस्सा है। तो हम इसमें किसमें टिक करेंगे, नॉर्थ एंड साउथ बोथ ना। नेक्स्ट है हमारा सदर्न ओशन। सदर्न ओशन देखिए हमारा टोटली साउथ में है, इसका नॉर्थ से कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो वी विल टेक इन सदर्न हेमिस्फीयर। आर्टिक जो ओशन है हमारा, आर्टिक ओशन कहाँ है हमारा, नॉर्थ में, ये साउथ में नहीं है, तो हम किसमें टिक करेंगे, ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ में। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, द सी वाटर कॉन्स्टेंटली फ्लो अक्रॉस द डिफरेंट ओशंस। क्या बोला गया यहाँ पर कि ये जो होते हैं फॉलो नहीं करते हैं, द नेचुरल वर्ल्ड डज नॉट फॉलो सच अ बाउंड्री। नेचुरल हमारे जो बाउंड्रीज बनाए हुए कन्वेंशनल बाउंड्री उसको फॉलो नहीं करता है, ठीक है। द सी वाटर कॉन्स्टेंटली फ्लो अक्रॉस द डिफरेंट ओशंस, ठीक है। सी वाटर जो है अलग अलग ओशन में फ्लो करते रहता है, उसको कोई मतलब नहीं रहता है कि कौन ओशन है, कौन सा पैसिफिक ओशन है, कौन सा अटलांटिक ओशन है, कौन सा हमारा इंडियन ओशन है, ठीक है। सस्टेनिंग अ रिच डाइवर्सिटी, ठीक है, मरीन लाइफ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है कि मरीन क्या होता है, इसे हम डिस्कस किए हैं। मरीन रिलेटेड टू द फाउंड इन द ओशन और द सी, यानी कि सी और ओशन में जितनी भी जिंदगियां मौजूद हैं, जितनी भी लाइफ्स मौजूद है, उसे हम लोग बोलते हैं मरीन लाइफ। जैसे फिश हो गया, एल्गी हो गया, स्टार फिश हो गया, व्हेल हो गया, शार्क हो गया, ये सब किस तरह के जानदार हैं, ऐसे जानदार जो कि यहाँ पर रहते हैं मरीन में रहते हैं। ओके, अंडरस्टूड। Many plants and the animal species can be found across the multiple ocean। बहुत सारे जो स्पीसीज होते हैं वो अलग अलग ओशन में फाउंड हो सकते हैं, स्पेसिफिक रीजन में। अब एक क्या है, द मरीन फ्लोरा। अब फ्लोरा और फाउना दो टर्म है जिसे मैंने हाईलाइट किया, आप उसे ध्यान दीजिएगा। फ्लोरा और फाउना क्या होता है, फ्लोरा एक तरह का प्लांट होता है। अब प्लांट तो हम बोलते हैं ये प्लांट तो सभी प्लांट है, बट फ्लोरा क्या डिफरेंस है, फ्लोरा एक पर्टिकुलर प्लांट होता है जो एक पर्टिकुलर रीजन में ही पाया जाता है, इसके अलावा और कोई दूसरा रीजन में नहीं पाया जाएगा, इसके अलावा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही पाया जाएगा। मान लीजिए कोई ऐसा प्लांट है जो हमारे गर्मी के मौसम में होता है तो वो हमारे ठंडे के मौसम में नहीं होगा, या फिर कोई ऐसा प्लांट है जो हमारे एशिया में पाया जाता है तो वो अफ्रीका में या फिर अमेरिका में नहीं पाया जाता होगा, ठीक है। ठीक उसी तरह है फाउना। फाउना क्या है, एनिमल का लाइफ है जो पर्टिकुलर रीजन या फिर पीरियड में होता होगा, अंडरस्टूड। चलिए पढ़ते हैं। द मरीन फ्लोरा इंक्लूड टीनी प्लांट्स। टीनी मतलब बहुत ही छोटा छोटा प्लांट्स, कॉल्ड एल्गी, कॉल्ड क्या है, एल्गी। जो हमारे जो छोटे छोटे प्लांट्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं, ठीक है। ऑल काइंड ऑफ द सी स्वीट्स। द मेरीन फौनास कंसिस्ट ऑफ द थाउजेंड ऑफ द स्पीसीज ऑफ द कलरफुल फिशेस। क्या बोल रहा है कि हमारा जो सी जो होता है, सी में क्या है, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ द स्पीसीज, मोर देन थाउजेंड, इसमें तो थाउजेंड ही लिखा है, मोर देन थाउजेंड ऑफ स्पीसीज कैसा है हम लोगों का कंसिस्ट करता है फाउना हम लोग किसमें, मरीन लाइफ में। ओके, तो एल्गी क्या होता है, मैंने बताया था कि एल्गी क्या होता है। मान लीजिए कि आपने कहीं देखा होगा नल पानी के आसपास जो काई जम जाता है, जिसपे हम पाँव वगैरह रखते हैं तो कभी कभी स्लिप होता है, तो वो जो काई दिखता है वो एक्चुअली में क्या होता है, एक प्लांट ही होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं, ठीक है। तो कलरफुल फिशेस यहाँ करते हैं हम लोग। कलरफुल फिशेस जो फिश है हम लोग का जो बहुत सारे कलरफुल होते हैं वो एनिमल्स में कंसिडर किया जाता है, इसीलिए हम उनको क्या बोल सकते हैं, फाउना बोल सकते हैं, मरीन फाउना बोल सकते हैं। वो क्या क्या है, डॉल्फिन्स हो गए, व्हेल्स हो गए, ठीक है, काउंटलेस मिस्टीरियस डीप सी क्रिएचर्स बहुत सारे होते हैं, टर्टल्स हो गए हम लोगों के, बहुत सारे ऐसे जो है स्टारफिश हो गए, बहुत सारे क्रिएचर हैं जिनका, और अभी तक तो कुछ ऐसे क्रिएचर है जिनका नाम भी नहीं मालूम है, ठीक है। Each part of the oceans from the sunlight surface to the dark depth has its own diverse form। अब एक चीज को समझना बहुत जरूरी है जो यहाँ पर दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, द ईच पार्ट ऑफ द ओशियंस फ्रॉम द सनलाइट सरफेस। हमारा जो ओशन है वो बहुत डीप है, तो हमारा जो सनलाइट है वो सब जगह नहीं पहुंच पाता है। जो हमारा ओशन का सबसे ऊपरी हिस्सा है, जो ऊपरी पार्ट है, वहीं तक हमारा क्या पहुंच पाता है, सनलाइट पहुंच पाता है। तो वो सरफेस ओशियन का जहाँ पर सनलाइट पहुंच पाता है वहां पर कुछ अलग तरह के जानदार रहते होंगे, वहां पर कुछ अलग फ्लोरा या फिर फौना रहते होंगे, और ऐसा रीजन, ऐसा ओशन का ऐसा सरफेस जहाँ पर हमारा सनलाइट नहीं पहुंच पाता है, वहां पर अलग तरह के क्रिएचर रहते होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे एशिया में गर्मी वाला थोड़ा मौसम है, तो यहाँ के जो इंसान जो रहते हैं यहाँ पर अलग रहते हैं। अब मान लीजिए हम एंटार्क्टिका रीजन में या फिर थोड़ा नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल में जाएं तो वहाँ का जो इंसान होते हैं वो थोड़ा सा अलग होते हैं। तो क्लाइमेट के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से लोगों का रहन सहन तरीका, लोगों का लुक्स वगैरह भी क्या होता है, चेंज करता है, डिपेंड्स करता है। ठीक उसी तरह क्या है हमारे सी में भी है। सी में क्या है, सनलाइट सरफेस। कौन सा सरफेस हुआ सी का, वो सरफेस जहां तक हमारा सनलाइट पहुंच पाता है, और डार्क सरफेस उसको बोलेंगे जहां पर हम लोगों का सनलाइट नहीं पहुंच पाता। ओके, अंडरस्टूड। की टर्म्स भी हमने कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पहुंचेंगे इंडियन ओशन में, ठीक है। अब इंडियन ओशन के बारे में थोड़ा बहुत फैक्ट वगैरह जो हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अब हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडियन ओशंस। और इंडियन ओशंस कहाँ मौजूद है हम लोग पहले इसको देखते हैं, ठीक है। उसका मेन लिमिट्स क्या है, ठीक है। एज द मैप ऑफ द ओशंस मेक क्लियर द मेन लिमिट्स ऑफ द इंडियन ओशंस आर द एशिया टू द नॉर्थ। क्या बोल रहा है कि हमारा जो इंडियन ओशन था, जो इंडियन ओशन का जो नॉर्थ में क्या है हमारा एशिया है। यूरेशिया मिला के है, यूरोप और एशिया मिला करके यूरेशिया बोला जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा लोग, ये हमारा एशिया ही है। तो हमारा इंडियन ओशन के नॉर्थ में क्या है हमारा एशिया है, ठीक है। वही बोला कि नॉर्थ में क्या है हमारा एशिया। अफ्रीका कहाँ है हमारा वेस्ट में है, ऑस्ट्रेलिया हमारा ईस्ट में है, और साउथ में क्या है हमारा साउथ में हमारा सदर्न ओशन, ठीक है। एक बार देख लेते हैं हम लोग मैप में। वेस्ट में क्या है हमारा अफ्रीका, ईस्ट में क्या है हमारा ऑस्ट्रेलिया, और साउथ में हमारा क्या है सदर्न ओशन, ठीक है। अब इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि हमारा जो इंडियन ओशन है तो सराउंडिंग सी कौन कौन सा है। ऑन द आइदर साइड ऑफ द इंडिया वी फाइंड टू पार्ट ऑफ द इंडियन ओशंस। अरेबियन सी टू द वेस्ट, वेस्ट में क्या है हमारा ये जो कोस्ट है, ये कोस्ट में हमारा जो सी है उसको हम लोग बोलते हैं अरेबियन सी, और जो हमारा ईस्ट में है वो क्या है हमारा बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने डिस्ट्रीब्यूशन तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ द ओशियंस ऑन द ह्यूमन लाइफ्स, या फिर हमारे अर्थ पर जितने भी लाइफ या फिर अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन पर इनका इम्पैक्ट क्या है। ओशन का कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होगा तो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं द रोल ऑफ ओशन इन द वेदर। वेदर में ओशन का क्या रोल। रिटर्निंग टू द पिक्चर द अर्थ एट द स्टार्टिंग of this chapter, you may notice the white shape that cross the globe. Did you guess what they are? They are the large mass of the clouds. बोल रहा है कि हम फिर से दोबारा वही पिक्चर पर आते हैं जो हमारा स्टार्टिंग का ग्लोब था, जिसमें हमें क्या दिखा था, ब्लू ब्लू वाटर बॉडीज दिखा था, ब्राउन कलर का क्या था कॉन्टिनेंट्स दिखा था, और ब्लू वाला क्या था हमारा ओशन था। बट व्हाट आर दे, व्हाइट, व्हाइट मास क्या है, ये हमारा क्या है लार्ज मास ऑफ क्लाउड है, ठीक है। What they bring rain, okay? पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। Such a cloud brings rain to the continent. For the intense the monsoon rain we in India expect every summer originate in the ocean, Indian Ocean, okay? Without such a rain, our agriculture and the life will suffer. क्या बोल रहा है कि हमारा जो इंडियन ओशन था, यहाँ पर क्या होता है इंडियन ओशन में हमारा क्लाउड बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, और समर के दिन में ये क्लाउड्स होते हैं हमारे इंडिया में आके बारिश करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं मॉनसून होते हैं। मॉनसून किसे बोलते हैं, मॉनसून हमारा वो बारिश होता है जो गर्मी के मौसम में होता है, और मॉनसून के ऊपर हमारा एग्रीकल्चर लैंड और एग्रीकल्चर जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सारे क्या है डिपेंड करते हैं किस पे, हमारे मॉनसून के ऊपर। अगर मॉनसून नहीं आता है तो हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो रुक जाती है, तो हमारी जिंदगी क्या होगी सफर करेगी। किसके बिना पर सफर करेगी, वो क्लाउड्स के बिना पर। और ये क्लाउड्स बनते कैसे हैं, मैंने तो बताया कि क्लाउड्स दिख रहे हैं, बट हाउ दे आर फॉर्म्ड। हम जानते हैं कि हमारा सूरज का रोशनी हमारे पानी पर जब पड़ता है तो क्या होता है इवापोरेट करता है, और इवापोरेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या होता है ये क्लाउड बनता है। तो सबसे ज्यादा पानी कहाँ है, ओशियन में। तो ओशन प्रोवाइड्स द मॉइस्चर। ओशन क्या करता है, हमारे एक मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। हमारा जो इंसोलेशन जो होता है हमारे ओशन पे पड़ता है, और जब ओशन पे पड़ता है तो ये वार्म होकर गैसेस फॉर्म अप्लाई करता है, और गैसेस फॉर्म के थ्रू ये अपवर्ड मूव करता है, और अपवर्ड मूव करके कंडक्शन के थ्रू क्या होता है ये क्लाउड फॉर्म करता है और बारिश करता है। बट दिस इज द पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ऑफ द ओशंस। बट व्हाट अबाउट द डिजास्टर, ओके, द स्टॉर्म एंड द नेचुरल डिजास्टर। हमारे ओशन में क्या होता है, बहुत बार क्या होता है तूफान भी आता है जो हमारे ह्यूमन लाइफ को भी इम्पैक्ट करता है, और हमारे नेचुरल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं उसको भी इम्पैक्ट करता है। ओशन ऑल्सो गिव द राइज टू स्टॉर्म वायलेंट इवेंट विथ एक्सट्रीम रेनफॉल और द हेवी और द स्ट्रॉन्ग विंड्स। क्या बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग विंड्स और हेवी रेनफॉल की वजह से क्या होता है हमारा सैलाब आ जाता है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग जो है तूफान में मारे गए, या फिर सैलाब आ गया, बारिश की ज़्यादा बारिश की वजह से हमारा घर गिर गया, ठीक है। तो ये सब क्या है हमारे लिए एक डिजास्टर ही है ना। तो ओशन कहीं ना कहीं हमारे लिए ब्लेसिंग है, कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव वाइब्स देता है, पॉजिटिव थिंकिंग, हमें पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है इसका, तो कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव पर्सपेक्टिव भी है। सच एज साइक्लोन, साइक्लोन भी डेवलप होता है हमारा ओशन में, विच कैन कॉज द वाइड सेपरेट डैमेज टू द कोस्टल रीजन ऑफ द वर्ल्ड का कोस्टल रीजन में क्या होता है बहुत ही ह्यूज डैमेज करता है कौन, हमारा ओशियन, और ये साइक्लोन जो कि कहाँ डेवलप होता है हमारे ओशन में, ठीक है। नेक्स्ट है सुनामी। सुनामी ये भी क्या है हमारा ओशन में ओरिजिनेट हुआ है। ये क्या होता है कि जब हमारा ओशन में जो वेव्स होते हैं वो जनरल होते हैं, जो जनरल वेव्स आता है और चला जाता है कोस्ट में, बट जो सुनामी है ये एक स्पेशल फेनोमेना है जो कैसे डेवलप होता है, स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शंस। हमारे अर्थ, हमारा जो सी होता है, सी के बेस में क्या होता है वोल्केनिक इरप्शन होता है। जब भी मान लीजिए वोल्केनिक इरप्शन होता है तो हमारा जो वाटर बॉडीज है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और जो वेव होता है वो बड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो है कोस्टल लैंड में आते हैं और कोस्टल एरिया को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल में पूरा वाटर फील्ड है और उसमें एक छोटी सी पत्ती है, ठीक है। अब जो पानी है हमारा उसको हम मान लेते हैं कि वो हमारा ओशियन है, और जो उसके ऊपर जो पत्ती है छोटी सी, एक तो लीफ है, लीफ प्लांट का जो लीफ होता है वो मान लीजिए कॉन्टिनेंट है। अब हम बॉल को आहिस्ता आहिस्ता लेके मूव कर रहे हैं, ठीक है।
तो क्या है, हमारा जो लीफ है वो पानी में डूब नहीं रहा है, या फिर हमारा जो ओशन का पानी है वो लीफ पर नहीं आ रहा, या फिर हमारा बॉल का पानी लीफ पर नहीं आ रहा। बट वी इफ वी स्टार्ट द शेकिंग द बॉल, अगर हम बॉल का अचानक से हिलाना शुरू कर दिए तो जो हमारा पानी है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, लीफ पर पूरा का पूरा आने लगेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा जो वर्ल्ड है, हमारा जो अर्थ है, ये फुल्ड विथ किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, जिसमें छोटे छोटे क्या है कॉन्टिनेंट्स है। अगर इसमें कुछ ना कुछ शेक हुआ, कुछ ना कुछ हिला, कुछ ना कुछ मतलब इंडोजेनेटिक प्रोसेस इसमें काम किया, तो ये जो वाटर्स है अचानक से कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पर कॉन्टिनेंट में चले जाएंगे, जो कि तबाही का असबाब बने। ठीक है, तो सुनामी क्या है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, द सुनामी इज अनदर नेचुरल डिजास्टर दैट ओरिजिनेट इन द ओशन। क्या बोला कि ओशन के अंदर ही ओरिजिनेट होता है। It's a huge and the powerful wave generate caused a strong earthquake or the volcanic eruptions. ठीक है, at the bottom of the ocean, यानी कि ओशन के बॉटम में क्या होता है, ह्यूज वोल्केनिक इरप्शन हो जाता है, या फिर अर्थक्वेक की वजह से क्या होता है, एक बहुत बड़ा बड़ा वाटर वेव जनरेट होना शुरू हो जाता है, जो क्या करता है हम लोगों को डिस्टर्ब करता है या फिर डिस्ट्रॉय करता है। सुनामी कैन ट्रैवल थाउजेंड ऑफ द किलोमीटर एंड द सबमर्ज द कोस्टल एरिया। सबमर्ज का मतलब होता है डूबना, यानी कि कोस्टल एरिया को डुबा देगा सुनामी, या फिर क्या करेगा, उसको उखाड़ के तबाह कर देगा। समझ में आ रहा है? और कितना तक ट्रैवल कर सकता है हमारे कोस्टल एरिया से, 1000 किलोमीटर तक हमारा जो ओशन का वाटर है अंदर आ सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि कोस्टल एरिया से 1000 किलोमीटर अंदर आ सकता है कौन, ओशन का पानी, इफ देयर विल बी ऑक्यूरेंस ऑफ द अर्थक्वेक एंड द वोल्केनिक इरप्शंस। ओके, नेक्स्ट वी विल मूव ऑन द हिस्टोरिकल स्पॉटलाइट, यानी कि हमारे हिंदुस्तान में क्या क्या इवेंट्स हुए हैं सुनामी या फिर ओशन डिजास्टर से रिलेटेड, क्या क्या हुआ है। ठीक है, क्यों पहले में क्या था, पहले में कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं था, तो लोगों को मालूम ही नहीं चलता था कि हम अभी अर्थक्वेक आने वाला है या फिर अभी सुनामी आने वाला है। अभी तो बहुत सारी जो मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट अभी स्टार्ट किया गया है, सिस्टम को अलर्ट किया गया है, जिससे क्या है हमें बिफोर ही मालूम चल जाता है कि क्या क्या होने वाला है। तो उससे हम क्या होता है, प्री प्लान जो होता है, हज़ार्ड जो होता है, प्री प्लान डिजास्टर में हम उसको प्लान कर सकते हैं कि यहाँ पर सेटलमेंट बहुत रिस्की हो सकता है, तो सेटलमेंट को खाली करना वगैरह वगैरह। बट इन एंशिएंट टाइम ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, On the 26th December 2004, the India and another 13 countries around the Indian Oceans were struck by the powerful tsunami caused by an earthquake in the Indonesia. यानी कि इंडोनेशिया में क्या हुआ, एक अर्थक्वेक आया। ठीक है, अब उस अर्थक्वेक की वजह से हमारे जो इंडियन ओशन में क्या हुआ, एक वेव जनरेट हुआ, एक सुनामी जनरेट हुआ, जो कि हिंदुस्तान और उससे रिलेटेड 13 कंट्री जो हमारे आसपास है, किसके, इंडियन ओशन के क्या हुई, अफेक्टेड हुई। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन इंडिया, इन इंडिया द अंडमान निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड, और कौन सा आइलैंड हम लोगों का, आइलैंड एंड द कोस्टल तमिलनाडु, केरला, ये सब जो है सेवरली अफेक्टेड। ठीक है, ये सब क्या हुआ है, बहुत ज्यादा डैमेज हुआ और बहुत सारे लोगों ने अपना जान भी खोया। अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि अभी भी क्या है, बहुत सारा टेक्नोलॉजी से क्या होता है, हम कभी भी कोई भी प्रॉब्लम या फिर कभी भी कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है तो हमें पहले ही मालूम चल जाता है कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या सच है, सुनामी आर द रेयर बट वेरी डिस्ट्रक्टिव। सुनामी बहुत रेयर ही आता है, मगर जब भी आता है बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, लकीली दे कैन ऑफन बी डिटेक्टेड बिफोर दे कैन हिट अ कोस्ट। क्या बोल रहा है कि अब क्या है, अब लकीली क्या है, अब इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं जैसे ही वो हिट कर। अब मान लीजिए हम कोस्टल एरिया में घूमने गए, अब मुझे खबर मिलता है कि आज से 24 घंटा बाद सुनामी आने वाला है, तो मैं क्या होऊंगा, अलर्ट हो जाऊंगा, कोस्टल एरिया से दूर चला जाऊंगा, विच विल सेव माई लाइफ। ओके, तो मेनी कंट्रीज कोलैब इन सच अर्ली सिस्टम। क्या है, अर्ली वार्निंग सिस्टम में क्या बहुत सारी कंट्री जो हिंदुस्तान के साथ क्या है, कोलैब हुई। देयर इज अ पार्टिकुलर इन द इंडियन ओशन सुनामी। अब ये जो सिस्टम है, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या है, एक इंडियन ओशन का सिस्टम में जब भी हमारा ये होता है, सुनामी जनरेट होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए या फिर प्री प्लान करने के लिए, पोस्ट प्लान, ड्यूरिंग, तो ये सब को प्लान करने के लिए ये एक सिस्टम बनाया गया था। ठीक है, जिसमें इंडिया के साथ बहुत सारी कंट्रीज जो है इंक्लूड हुई। ठीक है, दिस हेल्प टू टेक अ मेजर टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ओके, disaster management, the event that leads to lose of the life and the property are the handled under the disaster management. disaster management में क्या होता है, 3 प्लान होता है। पहला होता है प्री प्लान, पोस्ट प्लान एंड ड्यूरिंग। प्री प्लान में क्या होता है, पहले हमें ऐसा प्लान करना होता है, यानी कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम या फिर डिजास्टर आने से पहले हम उसका प्लान करते हैं। पोस्ट प्लान, डिजास्टर आ गया तो उसके बाद जो नुकसान हुआ उसको कैसे एडजस्ट करना उसको हम प्लान करते हैं। और एक होता है ड्यूरिंग, यानी कि जब डिजास्टर चलता रहेगा तो हमें कौन कौन से स्टेप लेने हैं, उसको सब मैनेजमेंट कौन करता है, हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, इंडिया हैज इट्स ओन, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। इंडिया के पास क्या है, अपना एक डिजास्टर मैनेजमेंट भी है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा क्या है, कॉन्टिनेंट। अब हमने ओशन पढ़ लिया, ओशन के क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन कौन सा टाइप है, वो तमाम चीजें हमने अभी डिस्कस किया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड टॉपिक व्हिच इज कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट आर विजिबल ऑन द मैप ऑफ द ओशंस। ठीक है, हाउ मेनी कैन यू काउंट? ठीक है, द आंसर इज नॉट सो सिंपल। So
They can be counted in the several ways depending on our choice. We may be listed any number of the continent between 4 and the 7 as what. क्या बोल रहा है कि हमारा जो कॉन्टिनेंट है उसको हम कितना हिस्सों में बांटा, हम जैसे जानते हैं हमारा कॉन्टिनेंट कितना है 7 है, ठीक है। बट इसको क्या है अलग अलग आदमी अलग अलग पर्सपेक्टिव से काउंट कर सकता है। हम इसे 4 से 7 के बीच में कुछ भी नंबर दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, 5 भी, 6 भी और 7 भी। कैसे, इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। America, North America and the South America are generally considered to be the two continents, but if we see a single land mass, they can also considered be as a one. देखिए हम देखते हैं फिर से कि हमारा जो अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका और जो साउथ अमेरिका, जो हमें एक कॉन्टिनेंट और दूसरा कॉन्टिनेंट बोलते हैं, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमने कॉन्टिनेंट का डेफिनेशन क्या बोला था कि कॉन्टिनेंट क्या होगा, एक कंटिन्यूअस लैंड मास होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो डिसकंटिन्यूटी है ही नहीं, यहाँ पर ये देखिए पूरा चलते हुए आ रहा है और इससे मिला हुआ है। तो हम नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को एक साथ क्या बोल सकते हैं, अमेरिका बोल सकते हैं। ये हमारा पहला कॉन्टिनेंट है, ठीक है। सेकेंड, ठीक है, कहाँ चला गया, But if we see in the single landmass, they can also consider one Eurasia. The Europe and Asia are generally considered two continents, although the map makes it very clear that from one single landmass. From the historical and the cultural reason, the Europe and elevate very different from the Asia, which is why they can be seen as a two continent. Geologists, however, often regarding them a single continent called Eurasia. क्या बोल रहा है कि हमारा ये देखिए एक ही लैंड मास ये दिख रहा है, बट इसको भी हम लोग डिवाइड किए हैं एशिया और यूरोप में। क्या है, यूरोप और एशिया एक ही दिख तो रहा है, बट हम इसे दो कॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो यूरोप का एवोल्यूशन हुआ अलग तरीका से हुआ और एशिया का जो एवोल्यूशन हुआ वो अलग तरीका से हुआ, इसलिए इसको हम यूरोप बोलते हैं और इसको हम लोग एशिया बोलते हैं, और दो अलग अलग कॉन्टिनेंट है। बट जियोलॉजिस्ट जो है अभी भी इसे एक ही कंसिडर करते हैं और यूरोप और एशिया को एक साथ मिलाकर वो क्या बोलते हैं, यूरेशिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला कॉन्टिनेंट था, दूसरा हमारा यूरेशिया हो गया, ठीक है। थर्ड, अफ्रीका यूरेशिया कॉन्टिनेंट, ठीक है। अफ्रीका यूरेशिया कॉन्टिनेंट आर जनरली रिगार्डिंग एज द टू कॉन्टिनेंट बट द सेम एज द वन। क्या बोल रहा है कि अफ्रीका और यूरेशिया जो है दो कॉन्टिनेंट अलग अलग अभी भी काउंट हो रहे हैं, मगर ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों क्या है, आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, ये आपस में मिल रहे हैं। तो इनको भी हम क्या एक ही कंसीडर कर सकते हैं, अफ्रीका यूरेशिया। तो ये हमारा एक हो जाएगा, तो ये एक 2, ये हमारा एक 3 और ये हमारा एक 4, ये हमारा थर्ड हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा फोर्थ। तो 4 ही कॉन्टिनेंट हुआ, ठीक है। पढ़ते हैं फोर्थ कॉन्टिनेंट किस तरह से हो सकते हैं। अफ्रीका यूरेशिया एक कॉन्टिनेंट, अफ्रीका और यूरेशिया इन दोनों इसको मिला करके हम बोल रहे हैं ये हमारा हो गया हमारा एक कॉन्टिनेंट, एक नंबर, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, एक नंबर हुआ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा अभी थोड़ा सा, ये हमारा हुआ एक नंबर। नेक्स्ट क्या है हमारा अमेरिका। अमेरिका क्या है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों को मिला करके बोल रहा है अमेरिका, ठीक है। अमेरिका ये हो गया हमारा, ये हो गया दूसरा कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड वन। थर्ड वन कौन सा है, बोल रहा है कि अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया, ये थर्ड वन, ये फोर्थ वन। ये थर्ड वन अंटार्कटिका ये हो गया हम लोगों का ये वाला रीजन, ठीक है, और ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। 5 किस तरह से हो सकता है, अफ्रीका को अलग किया है, अमेरिका एक ही है, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरेशिया। 6 कैसे हो सकता है, अफ्रीका अलग है, अंटार्कटिका अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, यूरेशिया एक है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अब अलग कर दिया, तो 6 हो गया। 7 कैसे हो सकता है, सबको अलग अलग कर दिया, तो 7 हो गया, अफ्रीका, ठीक है, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो ये हमारे 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट हो गए। तो अब हमें समझ में आ गया ये भी टेबल। चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ओलंपिक रिंग जो हम देखते हैं यहाँ पर 5 रिंग जो दिखता है हमें, तो वो 5 रिंग जो है हमारे 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। मे बी द सीन इन द 5 ओलंपिक रिंग वन ऑफ द सिंबल ऑफ द ओलंपिक गेम्स, ठीक है, ओलंपिक गेम्स का सिंबल है, ठीक है। द सिंबल्स द गैदरिंग ऑन द स्पोर्ट्स पीपल फ्रॉम द ऑल ओवर द वर्ल्ड। The ring were chosen to represent the 5 inhabited, याद रखिएगा बोला है कि inhabited, यहाँ पर ह्यूमंस रहते हैं कॉन्टिनेंट्स। अफ्रीका फर्स्ट है, अफ्रीका, दूसरा है अमेरिका, ठीक है। पहला क्या है, अफ्रीका है, बोला कि अफ्रीका हो गया, ये पहला रिंग हो गया। दूसरा रिंग है, बोला है अमेरिका, ठीक है, ये दूसरा रिंग हो गया हमारा, अमेरिका है, ये दूसरा रिंग, ठीक है। सेकेंड, उसके बाद है एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, ठीक है। एशिया को अलग किया है, यूरोप को अलग, ये तीसरा रिंग, ये चौथा रिंग और ये हो गया हमारा 5वां रिंग, ठीक है। तो ये हमारा जो 5 कॉन्टिनेंट्स है, ये जो हमारा 5 रिंग है वो हमारे 5 अलग अलग क्या है, इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नाउ लेट्स लुक अ डायग्राम ऑन द पेज नंबर 36, पेज नंबर 36 का डायग्राम है, व्हिच इज बेस्ड ऑन द लिस्ट ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स। इट डज नॉट शो देयर एक्चुअल शेप बट देयर रिलेटिव साइज। क्या ये जो हमारा बॉक्स बनाया हुआ है ये सिर्फ साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा शेप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन से पढ़ते हैं, ठीक है। काउंट द नंबर ऑफ द स्क्वायर्स, नेम द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। क्या बोला है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का नाम बताना है। तो इसमें हमने काउंट किया है 44 हमारा एशिया है और सबसे कम है 8 हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट हो गया हमारा एशिया और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नेक्स्ट
विच वन इज द लार्जर, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका? नॉर्थ अमेरिका कितना है हमारा 17 है और साउथ अमेरिका हमारा कितना है 12 है, तो लार्जर कौन सा हुआ? नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, हमने बोल रहा है कि अफ्रीका या फिर नॉर्थ अमेरिका में से कौन बड़ा है, तो अफ्रीका हमारा बड़ा है क्योंकि अफ्रीका में हमारा 26 बॉक्सेस हैं और इसमें कितना बॉक्सेस हैं? 7 बॉक्सेस है। ठीक है, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया कौन सा लार्जर है? ठीक है, तो एंटार्क्टिका हमारा लार्जर है। ठीक है, नाउ द डायग्राम by having a single color from the Europe and Australia and rename the result as Eurasia। क्या बोल रहा है? इन दोनों को एक कलर कर, यहाँ पर अलग अलग कलर है तो इन दोनों को एक कलर करने बोला है और एक कलर करके इनका एक नाम देने बोला है। क्या नाम देने बोला है? यूरेशिया। ठीक है, कंपेयर साइज विद साउथ अमेरिका, और इन दोनों को कंपेयर करना है, इसको और इनको एक साथ मिलाना है, यानी कि इसका 44 और इसका 10 मिला के हो जाएगा, हम लोग का होगा 54, और इसको कंपेयर करना है साउथ अमेरिका से, तो कौन सा बड़ा होगा हमारा? एशिया, सॉरी यूरेशिया हमारा बड़ा होगा। राइट डाउन द लिस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट हमारा कॉन्टिनेंट लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे हम? पहला लिखेंगे हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सेकंड हमारा होगा साउथ अमेरिका, तो ये हमारा 2, एंटार्क्टिका हो गया हमारा 3, सॉरी वेरी सॉरी, यहाँ पर हमारा होगा 1 हो गया वो। ठीक है, 2 हमारा होगा यूरोप, 3 हमारा होगा साउथ अमेरिका, 4 हमारा होगा एंटार्क्टिका और 5 हमारा होगा, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, 6 हमारा होगा अफ्रीका और एटलीस्ट सबसे बड़ा हमारा एशिया। ठीक है, नेक्स्ट ये मैप हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब बताइए जो हमने अभी तक पढ़ा, कॉन्टिनेंट कवर किए हैं और ओशन कवर किए, क्या हमने पूरा ह्यूज लैंड मास को डिटेल में कवर किया या नहीं? ठीक है, हमने अभी तक लैंड मास को पूरा कवर नहीं किया, हमने सिर्फ अभी तक क्या कवर किया है? कॉन्टिनेंट्स को कवर किया। बट व्हाट अबाउट द स्मॉल लैंड मासेस? इससे हम क्या बोलते हैं? ये जो छोटे छोटे जो लैंड मास दिख रही है यहाँ पर, फिर इंडिया में यहाँ पर, तो ये जो है हमारे क्या है? ये तो कॉन्टिनेंट्स में नहीं आते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं आइलैंड। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं हम? आइलैंड, जो कि कंपैरेटिवली ये क्या नाम है? कॉन्टिनेंट से बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, इफ यू हैव carefully observed the two maps earlier in the chapter, you may have noticed that the continents do not include all the landmass। ठीक है, कॉन्टिनेंट जो है सभी लैंडमास को इंक्लूड नहीं करते। Some smaller piece of the land are left out। कुछ जो छोटे हमारे जो लैंडमास के पीस होते हैं वो छूट जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा ये जो हुआ, ये जो हमारा मैप है, ठीक है, इसमें सभी तो हमारे साथ में नहीं आ रहे, तो कॉन्टिनेंट बोल रहे हैं, बट व्हाट अबाउट इट, व्हाट अबाउट दीज स्मॉल लैंडमास? ओके, तो हमारा जो यही बोला है कि हमारा क्या होगा? लेफ्ट आउट हो जाता है। ठीक है, do not include all landmass। ठीक है, left out, surrounded by the land water all sides। ठीक है, अब ये जो हमारे जो छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स है वो किससे सराउंडेड होते हैं? वाटर बॉडीज से सराउंडेड होते हैं। दे आर कॉल्ड आइलैंड। आइलैंड क्या होते हैं? छोटे छोटे जो लैंड मास जो सराउंडेड बाय किससे सराउंड होता है? स्मॉल लैंड मास जो किससे सराउंडेड है? हमारा ह्यूज वाटर बॉडी से सराउंडेड। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आइलैंड बोलते हैं। आर सो लार्ज। ठीक है, ये जो होते हैं, अब क्यों आइलैंड जो दे आर सो लार्ज? ठीक है, दे आर नॉट कंसिडर्ड आइलैंड। अब क्या है, ये कॉन्टिनेंट जो होते हैं वो बहुत बड़ा होते हैं, तो इसलिए अब देखिए हमारा जो कॉन्टिनेंट होता है वो भी तो सराउंडेड बाय किससे है? हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो भी तो पानी से ही हमारा सराउंडेड है ना। अगर हम ध्यान से देखें इसको, तो हमारा ये जो साउथ अमेरिका है या फिर हमारा ये ऑस्ट्रेलिया है वो भी तो सराउंड है किससे? वाटर से। बट हम इसको आइलैंड नहीं बोल रहे, इसको क्या बोले? कॉन्टिनेंट, क्योंकि इसका साइज जो है बहुत बड़ा है कंपैरेटिव टू आइलैंड्स। ओके, देयर आर द लैक्स ऑफ आइलैंड ऑन द प्लैनेट और वेरी डिफरेंट साइज, यानी कि बहुत अलग अलग साइज के अलग अलग यहाँ पर प्लैनेट बहुत ही अलग तादाद में मिलते हैं। ठीक है, द ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड लोकेटिंग ऑन द ग्लोबल मैप। क्या बोल रहा है कि जो हमारा ग्रीनलैंड है, ये देखिए, ये जो हमारा आइलैंड है ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अगर इफ यू हैव टू ऐड एरियाज ऑफ द 10 लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू रीच इट्स साइज, क्या बोला कि हिंदुस्तान का जो 10 सबसे बड़ा वाला स्टेट है उसको हम एक साथ मिला है तो उसका साइज जो होगा ग्रीनलैंड से तब जाकर के मैच होगा। इंडिया हैज मोर देन 1300 स्मॉल आइलैंड्स, दोस इंक्लूडेड टू ग्रुप्स अंडमान एंड निकोबार। अंडमान और निकोबार दो ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिनकी टोटल तादाद, इसमें कितना टोटल हम लोगों का नंबर्स ऑफ आइलैंड है? 13 नंबर्स ऑफ आइलैंड। ओके, इन द बे ऑफ बंगाल, लक्षद्वीप आइलैंड एंड इन अरेबियन सी क्या है हमारा होगा? अंडमान निकोबार आइलैंड। ओके, since 1981 the India Antarctica program has been explore Antarctica, a continent with a very cold climate and the harsh climate regions। okay, क्या बोल रहा है कि हम लोगों का एंटार्क्टिका में क्या है, एक एक्सप्लोर किया गया था एंटार्क्टिका में हम लोगों का जो इंडिया है, एक कोल्ड क्लाइमेट, उतना क्लाइमेट में भी क्या है एक अपना बेस बनाया है, क्या करने के लिए? रिसर्च करने। एस्टैब्लिश द फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशंस देयर कॉल्ड दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री क्या है? एक स्टेशन है। ऐसा स्टेशन है
रिसर्च बेस्ड स्टेशन है, ठीक है। वहाँ पर साइंटिफिक स्टेशन है, वहाँ पर बहुत सारा रिसर्च वगैरह होता है। और कहाँ पर ये सिचुएटेड है, हम लोगों के एंटार्क्टिका में situated है, okay? About the 40 tons of the Indian scientists have conducted the research in the far away the region। क्या बोला इस रीजन में, क्या 40 साइंटिस्ट जो है अभी तक इंडियन साइंटिस्ट जो है रिसर्च कर रहे हैं, स्पेशली ऑन द एवोल्यूशन ऑफ द क्लाइमेट एंड द एनवायरनमेंट। क्लाइमेट और एनवायरनमेंट के एवोल्यूशन पर भी क्या किया गया है, रिसर्च किया गया है। द सेटलमेंट वेयर द साइंटिस्ट लिव हैज द लाइब्रेरी एंड इवन द पोस्ट ऑफिस। वहाँ पर कुछ फैसिलिटीज है जो साइंटिस्ट लोगों के लिए दिया गया, लाइब्रेरीज और पोस्ट ऑफिस वगैरह बना करके रखा हुआ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारा सिलेबस का हाईलाइटेड में से था, जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि ओशन और कॉन्टिनेंट का इंपैक्ट क्या होता है एनवायरनमेंट पे, ठीक है। तो ओशन एंड द कॉन्टिनेंट आर वाइटल पार्ट्स ऑफ द environment and affect the most aspects of their lives even if we do not notice it, okay? क्या बोला कि जो हाँ तो है हमारे लाइफ को क्या है बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि हम कभी भी नोटिस भी नहीं करते, वहां तक भी ये हमें अफेक्ट करते हैं। वी हैव मेंशन्ड दैट द ओशन सेंड रेन, ठीक है, टू द कॉन्टिनेंट्स। क्या है, हमने पहले ही पढ़ा है कि जो ओशन होते हैं वो क्या करते हैं, बारिश लाते हैं हमारा कहाँ पर, कॉन्टिनेंट पे। दिस इज द पार्ट ऑफ द अर्थ वाटर साइकिल, ठीक है। वाटर साइकिल क्या होता है, ओशन में क्या होता है, ओशन से वाटर जो होता है इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है, क्लाउड बनता है, क्लाउड होकर क्या होता है वो कॉन्टिनेंट के पास आता है, कॉन्टिनेंट में बारिश होता है, कॉन्टिनेंट वाला जो पानी होता है दोबारा से रिवर में जाता है, रिवर से होकर फिर ओशन में जाता है, फिर ओशन से जाके फिर क्लाउड बनता है, और ये साइकिल चलता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं, जिसे आप आगे डिस्कस करिएगा अपने साइंस के चैप्टर में, ओके। विदाउट द ओशन फॉर इंस्टेंस देयर विल बी नो रेनफॉल। अगर मान लीजिए हमारा ओशन नहीं होता तो वाटर वेपर्स ही नहीं बनता, वाटर वेपर्स नहीं बनता तो क्लाउड फॉर्म नहीं होता, क्लाउड फॉर्म नहीं होता तो बारिश भी नहीं होती, ठीक है। द अर्थ वुड बी अ डेजर्ट, ठीक है। तो अर्थ के साथ हम लोगों का डेजर्ट होता है। मोreover the more than the half of the world's oxygen is produced by the ocean's florals, ठीक है। क्या बोल रहा है कि हमारी दुनिया का जो 50% से ज्यादा ओशन जो हम लोगों का जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ओशन में जो फ्लोरा मौजूद है वो लोग प्रोड्यूस करता है, ओके। which is why they are called plants lung। तो ओशन को क्या बोला जाता है यहाँ पर, मार्क करिएगा, आपका एक मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, द plants lung, okay। The ocean therefore plays a crucial role in regulating the climate and to sustain the life of the earth, okay। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे द ओशंस एंड द कॉन्टिनेंट इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमैनिटी। हाउ द ओशंस एंड द कॉन्टिनेंट इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमैनिटीज एंड द सोशल लाइफ ऑफ द ह्यूमन, ओके। द यूनाइटेड नेशंस हैज designated June 8 as a World Ocean Day, remind us all of the major role the ocean play in everyday life, okay। हमारी जिंदगी में ओशन किस तरह से मेजर रोल प्ले करता है उसको रिमाइंड करने के लिए जो यूनाइटेड नेशन है एक 8 जून को एक तो मुकर्रर किया गया है किस तरह से ओशन डे को सेलिब्रेट करके, ठीक है। इट सर्व्स एज द लंग्स ऑफ आवर प्लैनेट, ओके। हमारा प्लैनेट का जो लंग्स है किसे बोला जाता है, ओशन को, मैंने डिस्कस किया है। अ मेजर सोर्स ऑफ द फूड एंड द मेडिसिन एंड अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर किसे बोलते हैं हम लोग, बायोस्फीयर हमारा लैंड, वाटर और एटमॉस्फेयर को मिला के हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। साइंटिफिक स्टडीज हैव शोन्स द हाउ द ओशंस आर द पोल्यूटेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। वी थ्रोन द सेवरल मिलियंस ऑफ द टन्स ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट इनटू द ओशंस एवरी ईयर, चॉकिंग द मरीन लाइफ। क्या बोला, हमारे जो प्लास्टिक से हम लोग हर साल मिलियन टन जो होता है प्लास्टिक जो होता है किसमें हम लोग डिस्कार्ड करते हैं, हम लोग ओशन में डिस्कार्ड करते हैं, जो हमारे मरीन लाइफ को क्या कर रही है, बर्बाद कर रही है। मरीन लाइफ क्या होता है, मैंने बताया अभी पहले आपको, ठीक है। देयर आर द सेवरल अदर फॉर्म्स ऑफ द पोल्यूटेंट्स एज अ रिजल्ट द मरीन एनवायरनमेंट इज अंडर द थ्रेट। मरीन एनवायरनमेंट जो होता है अलग अलग तरह के पोल्यूशन की वजह से क्या होता है वो थ्रेट में, अलग अलग तरह से पोल्यूशन मीन्स मान लीजिए हमारा जो इंडस्ट्री से वेस्ट जो बह के कहाँ जाता है, ओशन में ही सिंक होता है, ठीक है। तो ओवर फिशिंग यानी कि एक्सेसिव फिशिंग इज अनदर काउज ऑफ द डिक्लाइनिंग द मरीन लाइफ, ठीक है। बहुत ज़्यादा हम लोग मरीन का क्या करते हैं, इस्तेमाल करें मरीन लाइफ में, बहुत ज़्यादा ओवर फिशिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा मछलियाँ पकड़ के बिजनेस के चक्कर में, पैसे की लालच में हम लोग क्या करें, मरीन लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। इट इज आवर द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट ओशन फॉर द फ्यूचर ऑफ द प्लैनेट एंड द ह्यूमैनिटी। क्या है कि हमारा ये जिम्मेदारी है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने ओशन को कलेक्टिवली क्या करें, बचा करके रखें अपने फ्यूचर के लिए। Ocean had deeply impacted human in the many other ways. So from the early times, the people have used to oceans and the seas to migrate to another region. क्या बोल रहा है कि जो ओशन था हमें अलग अलग तरह से हेल्प करता था। पुराने जमाने के लोग क्या करते थे, ओशन का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, माइग्रेट करते थे वन प्लेस से अनदर प्लेस जाने के लिए, ठीक है। टू ट्रेड इन काइंड ऑफ द गुड्स, to the conduct military campaign and the source of the food through the fishing। क्या है, फिशिंग के थ्रू या फिर गुड्स वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड करने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे हम लोग, ओशन का इस्तेमाल करते थे।
almost all of them tells a legends about the sea and the sea goods and the goodest sea monsters। क्या है कि यहाँ पर जो कल्चर को भी एक बयान करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पुराने जमाने के जो कोस्टल एरिया के जो लोग थे वो कहानियाँ कहते हैं, किस तरह से वो देवी देवताओं का कहानियाँ कहते हैं, मॉन्स्टर्स शैतान का कहानियाँ बताते हैं वो लोग, ठीक है। तो ओशंस डेंजर बट दे आर ब्लेसिंग। क्या बोल रहा है कि ओशन डेंजर हो सकते हैं मगर ये हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग भी है। ब्लेसिंग कैसे है हमने देखा, और डेंजर कैसे हो सकते हैं हमने ये भी देखा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या कवर किया कि कोस्ट क्या, ओशन क्या होते हैं, कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, इनके क्या क्या नाम है और ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। किस तरह से ओशन और कॉन्टिनेंट जो है इम्पैक्ट करते हैं ह्यूमन लाइफ पर, और ह्यूमैनिटी पर भी हमने पढ़ा कि ह्यूमैनिटी पर भी कैसे इम्पैक्ट कर देते हैं। तो ये था हमारा क्लास 6 का सेकंड चैप्टर जो कि कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और इससे रिलेटेड आपको अगर और भी वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।